Assalamu alaikum, welcome to all in Mujahid Knowledge Studio once again. I'm Muhammad Mujahid Shehzad and I'm here with a new video session. And today's video will be on the topic we have सेंट्रियोल। आज का जो सा वीडियो सेशन है हम आज देखेंगे सेंट्रियोल में एक छोटा सा टॉपिक है और हम उसका जस्ट ओवरव्यू सा करेंगे। और आज का जो सा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे, डिफाइन करेंगे सेंट्रियोल की, कुछ डिस्कवरी की बात होगी, देन इसकी प्रेजेंस की बात होगी, हम डिस्कशन करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद कंपोजिशन और फंक्शंस को देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्कवरी की, तो जो सी डिस्कवरी है सेंट्रियोल्स की, ये को रिलेट करती है E.V. बेनेडन एंड थियोडर विबोरी। Observed and identified these ventrioles for the first time in 1883 and 1888. अब जो से हमारे पास ये साइंटिस्ट हैं E.V. बेनेडन और उसके बाद थियोडर विबोरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था सेंट्रियोल को 1883 में और 1888 में। और उसके बाद ये चेक करें, आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर दो हैं, एक ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल है, एक पेयर है। अब इसकी जो पेयर प्रेजेंस है इसके बारे में जो से साइंटिस्ट हैं वो हैं जी गॉल एंड E.D. हार्वन। इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि ये डुप्लीकेट स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये बात की गई थी 1950s में। तो ये तो थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में आपने याद रखना है, साइंटिस्ट का नेम विद ईयर, और उसके बाद ये डुप्लीकेट ऑर्गेनेली है, किस साइंटिस्ट ने बोला है और कब बोला है, आपने इसको याद करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें इसके डिफाइन की, तो डिफाइन सिंपल सी है इसकी, सेंट्रियोल्स आर पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली। अब ये चेक करें, इनकी शेप बैरल की तरह की है और ये पेयर्ड फॉर्म में है। अगर ये पेयर्ड है हमने लिख दिया है पेयर्ड, थोड़ा सी बैरल फॉर्म है तो हम लिख देंगे बैरल शेप्ड है। सो पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। अभी होते किसके अंदर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस पे। ये अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये न्यूक्लियस है और बाहर यहाँ पे पड़े होंगे सेंट्रियोल्स। सो इन्हीं चीज़ों को आप कंबाइन कर दें, एक ये पेयर्ड हैं, बैरल शेप्ड हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इन्हीं को आप कंबाइन करें तो वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे कि सेंट्रियोल्स आर द पेयर्ड बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। इसका मतलब है कि जो से सेंट्रियोल्स हैं वो पेयर्ड बैरल शेप ऑर्गेनेली हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर, और न्यूक्लियस के पास ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस की, कि कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं लोअर प्लांट्स में, जैसे कि हमारे पास क्लेमिडोमोनास है या उसके बाद मोसिस वंस वगैरह हैं। जो लोअर हमारे पास प्लांट है ये उनमें एग्जिस्ट करेगा, और जो उनसे हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। अब ये चेक करें, हमारे पास एक एनिमल का सेल है और ये जो सा है ये न्यूक्लियस है, उसके साथ कनेक्टेड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आप देख सकते हैं पेयर्ड फॉर्म में हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियस की बाहर वाली सतह पे हैं। इट इज़ एबसेंट इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जो उनसे सेंट्रियोल्स हैं वो लोअर प्लांट्स में या एनिमल में होंगे, हायर प्लांट्स में ये एबसेंट होंगे। और अगर इनको देखा जाए, इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के दौरान ये विजिबल होते हैं क्योंकि उस दौरान ये खुद को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, ताकि इनसे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो सके क्रोमोसोमल मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को सेग्रीगेट करने के लिए। अगर बात की जाए इनकी स्ट्रक्चर की, तो ये चेक करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास है सेल का न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के बाहर ये आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे सेंट्रियोल का। अब चेक करें, ये डबल है, दो हैं, तो ये राइट एंगल के ऊपर हैं। ये चेक करें, एक इस तरह से और एक इस तरह से, दरमियान में यहाँ पे देखें तो 90 का एंगल हमारे पास है, तो ये राइट एंगल भी होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर भी देख लें, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, और जो दरमियान में एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये बताएंगे कि लोकेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है कि ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, इनकी तादाद 2 होती है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें, तीन ट्यूब्यूल्स का सेट है, इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स।
जैसे कि 1 2 और 3। अब इस स्ट्रक्चर को देखें 3 है, और इस तरह का टोटल काउंट करें आप सेट तो ये 9 बनते हैं। तो सिंपल हम बोलेंगे 9 ट्रिपलेट्स हैं एक सेंट्रियोल में। अब अगर आप नीचे भी देखें तो ये देखें, ये ट्रिपलेट एक हो गया, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां। मीन्स के 9 ट्रिपलेट्स नीचे होंगे और 9 ट्रिपलेट्स ही ऊपर होंगे। अब 2 सेंट्रियोल हैं तो दोनों में इनकी तादाद 18 होगी। एक सेंट्रियोल की बात करें तो इसमें उसकी तादाद 9 होगी। सो 9 ट्रिपलेट्स हैं, और अगर दोनों को कंबाइन कर ले तो फिर 18 ट्रिपलेट्स हमारे पास होते हैं जो मिल के सिंथेसाइज करते हैं सेंट्रियोल को। अब थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल की, ये दूसरी स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो ये वाला जौन सा इसका एंड है इसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड, जौन सा कॉर्नर्ड है लास्ट वाला एंड है इसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड। और इसका जौन सा ऑपोजिट होगा, अगर ये डिस्टल है तो इसका ये वाला ऑपोजिट जौन सा वो प्रॉक्सिमल एंड है। अगर इसका ये डिस्टल एंड है तो इसका ये वाला जौन सा होगा वो प्रॉक्सिमल होगा। इसको हम सिंपली ऐसे बताएंगे कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं वो वाले एंड जोन से हैं वो प्रॉक्सिमल एंड होंगे, और जोन से डेविएट करने वाले हैं उनको हम डिस्टल एंड बोलेंगे। अब जो सा डिस्टल एंड है उसके ऊपर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जिसको हम बोलेंगे डिस्टल अपेंडेजेस, और ये दूसरे उसके बाद डिस्टल एंड से थोड़ा सा पीछे तो इसको हम बोलेंगे सब डिस्टल अपेंडेजेस। और ये आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स से मुराद के 3 ट्यूब्स का एक सेट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम डॉटर सेंट्रियोल सिंथेसाइज होने को है, और ये बाद में हम देखेंगे क्योंकि अभी ये मेन टॉपिक नहीं है। अब ये दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर कुछ फाइबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हल्का सा आप इसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा और आप इसको क्लीनली देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कुछ फाइबर्स हैं, और इनको हम बोलेंगे इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, जो इन दोनोों सेंट्रियोल्स को कनेक्ट करने वाले हैं, कनेक्ट करते हैं। अब इसका ओवरव्यू थोड़ा सा सुन लें। इसका ओवरव्यू नेक्स्ट जो सी स्लाइड है उसके ऊपर इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर सुन लें कि ये न्यूक्लियस के बाहर एक्सटीरियर सरफेस पे होते हैं, इनकी तादाद 2 होती हैं, ये राइट एंगल पे होते हैं, और इनमें ट्रिपलेट्स हैं, 3 ट्यूब्यूल्स का क्लस्टर है, और एक सेंट्रियोल में इनकी तादाद 9 है, और दोनों सेंट्रियोल्स में इनकी तादाद कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसके जो से ओवरलैप करने वाले एंड्स हैं तो वो डिस्टल एंड्स होंगे, जो डेविएट करने वाले हैं वो डिस्टल एंड होंगे। डिस्टल एंड के ऊपर अगर कोई अपेंडेजेस है, कोई स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे डिस्टल अपेंडेजेस, और उसके बिल्कुल पीछे होगी उसको हम बोलेंगे सब डिस्टल अपेंडेजेस, और इनको कनेक्ट करने वाले बेस पे उनको हम बोलेंगे इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। अब जो ये मैंने अभी डिस्कशन की है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन के थ्रू ये किस तरह का होता है, कितने नंबर्स हैं, कितनी ट्यूब्स हैं, और किस तरह से एक दूसरे के साथ हैं, और किस चीज़ को ये सिंथेसाइज करते हैं, एटसेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस की तरफ। तो पहला फंक्शन जो सा है सेंट्रियोल्स का, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन एंड फ्योरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेल ने जब डिवाइड होना होता है तो ये वाली जो सी प्लेस जहाँ से सेल ने डिवाइड होना है उसको हम बोलते हैं फ्यूरो, इसको हम बोलेंगे फ्यूरो, सेल डिवीजन की फ्यूरो। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी है, और फ्यूरो फॉर्मिंग जोन से करने वाले हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलेंगे सेंट्रियोल। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीला एंड फ्लैजेला, और इसी से सीला की फॉर्मेशन भी होगी और फ्लैजेला भी बनेंगे, सेंट्रियोल से बनेंगे। सेंट्रियोल प्ले अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सर्व एज अ साइटोस्केलेटन। अब जो से सेंट्रियोल्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी बनाएंगे। लास्ट हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसकी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब जो सी है नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फंक्शंस हमने जो हैं वो बाद में देखते हैं, पहले इन तीनों को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। पहला फंक्शन है ये लोकेशन और फ्यूरो को बनाता है सेल डिवीजन के दौरान, उसके बाद सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा जो कि स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा हैं। कौन से स्केलेटन सिस्टम का, सेल के स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है दे हेल्प डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली विद इन द सेल। अब जौन सी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डिफाइन करती हैं कि किस जगह पे न्यूक्लियस होना चाहिए और दूसरे ऑर्गेनेली कहाँ पे लोकेट हों, कहाँ पे जाएं। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पे रियल फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक पूरे का पूरा सेल है, जब डिवाइडिंग कंडीशन है, दरमियान में हमारे पास अरेंज फॉर्म्ड में है क्रोमोसोम्स, और उनको सेपरेट करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं ये इस सेंट्रियोल से निकले हुए हैं। एक ये सेंट्रियोल का पेयर है और एक ये सेंट्रियोल का पेयर है।
अब इसी फॉर्म को यहाँ पे देख लें। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, दरमियान में हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पर जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं ये स्ट्रक्चर हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं ताकि वो जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट कर सकें। फिर इसको पढ़ लेते हैं। दे हेल्प डिटरमाइंड एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, ये न्यूक्लियस की लोकेशन के बारे में भी और दूसरे ऑर्गेनेल की लोकेशन के बारे में भी हेल्प आउट करता है। In spite of being devoid of DNA, the centrioles are capable of forming the new centrioles. DNA जो सा है वो जो क्रोमोसोम्स को बनाता है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स है ना सिर्फ क्रोमोसोम्स की सेपरेशन और उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल है इसमें खुद भी कैपेसिटी है कि वो अपनी कॉपी बना ले। मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि इसकी एक कॉपी होती है और जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइडिंग के दौरान जो सेंट्रियोल्स है वो अपनी एक और कॉपी बना लेगा और वो दोनों ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे और ऑपोजिट पोल पे स्पिंडल फाइबर्स को सिंथेसाइज करेंगे जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। और आपको इस बात का अच्छे से आइडिया भी होगा कि जौन से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और जो स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और दूसरे जौन से हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जौन सा है, अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं आज के लेक्चर के जो इम्पोर्टेंटली हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी खुद की डिफाइन एंड डिस्कवरी आ गई, और उसके बाद प्रेजेंस का है, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को डील किया था। फिर हमने थोड़ी सी देखी कंपोजिशन भी इसकी, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं तो वो कंपोजिशन इसकी आ गई, और उसके बाद थोड़े से फंक्शंस हमने देखे। अब जो ये वाले टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और हर एक टॉपिक एक शॉर्ट है, और अगर इनको आप कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक लॉन्ग भी हो जाएगा। तो ये था गाइस आज का हमारा इन्फॉर्मेटिव सा लेक्चर, बहुत ही शॉर्ट किस्म का, एज़ पर योर बुक हमने उसके अकॉर्डिंगली कन्फाइन किया अपने आप को और आपको वही नॉलेज दी है जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। विजिट भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आसानी से मिल सके, आपको एक्सेस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।